देखिए अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, पहले पढ़े थे ना। कितना प्रिंसिपल था? 13 प्रिंसिपल था। आज उस 13 सारे प्रिंसिपल जितने हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे सिंपल भाषा में। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एमसीक्यू, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो पहला, अगर आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए सामने से। बुक है? बुक नहीं लाए आप लोग? ठीक है। तो 1 नंबर जो प्रिंसिपल था, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट्स के नाम से इंग्लिश में बोलते थे, अजम्पशंस बोलते थे, ठीक है, और हिंदी में अवधारणा बोलते थे, ठीक। तो फर्स्ट नंबर जो अवधारणा था वो क्या था? व्यवसाय की इकाई या अस्तित्व अवधारणा, जिसको इंग्लिश में बोलते थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होता ही होता है, ठीक है। इसके बिना आप अकाउंटिंग सही नहीं बना सकते, है ना। जैसे कोई अगर मैथ आप बना रहे हैं और आपको रूल नहीं आता है तो कैलकुलेशन सही होगा? नहीं होगा। वैसे ही अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे गलती करेंगे, और अगर आपको अकाउंटिंग पता रहेगा, मतलब प्रिंसिपल जो पता रहेगा, तो गलती बहुत कम होगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या बताता है? कि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का ऑनर अलग है। व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का ऑनर अलग है, इसलिए व्यवसाय में व्यवसाय का जो ऑनर लगाता है पूंजी, उसको क्या करते हैं? लायबिलिटीज के जैसा मानते हैं, उसको अलग मानते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताया? कि बिजनेस अलग है और व्यवसाय का मालिक अलग है। एग्जांपल क्या है? कि व्यवसाय का ऑनर व्यवसाय में जो पूंजी लगाता है उसको बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, वो लायबिलिटीज के तौर पे मानता है कि इसको वापस करना है, ठीक है। अगर एक ही होता तो नहीं वापस करता, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है? चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट में क्या बताता है? कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा, फिलहाल उसको बंद करने का इरादा नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि संपत्तियों पर जो ह्रास लगाता है 5 साल 10 साल तक लगाता रहता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको इसमें क्या समझना है? कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, बंद करने का इरादा नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या बताता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जिसको हम लोग मनी के रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको रुपए पैसे में माप तोल सकते हैं, हम उसी का लेखा करते हैं, बाकी का लेखा नहीं करते। जैसे कोई बहुत योग्य कर्मचारी अपने यहाँ आ गया, तो हम उस योग्य कर्मचारी का क्या योग्यता लिखते हैं? क्या नहीं लिखते। कितना हम उसको पैसा दिए, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा बात रखिए कि जो भी घटना लेन देन जो रुपये पैसे संबंधित रहेगा, हम उसी का लेखा करेंगे, बाकी का लेखा जोखा नहीं करेंगे। ये आपको कौन बताता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से बताता है। उसके बाद है फिर लेखांकन अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कि व्यवसाय जो है वो लंबे पीरियड तक चलेगा, ठीक है। तो लाभ हानि भी तो हमको जानना रहेगा कि कब लाभ हो रहा है, कब हानि हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस लंबे अवधि को, पीरियड्स को क्या करते हैं? छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड्स बोलते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड्स हम लोग 2 तरीके से जानते हैं, कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है नेक्स्ट ईयर, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को समाप्त होता है, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और बीच में कहीं किसी भी मंथ से आप स्टार्ट किए और 12 महीने तक अगर आप पूरा कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लागत अवधारणा। लागत अवधारणा में क्या बताता है? कि कोई भी वस्तु का जो लागत होता है, हम लेखा उसी में करते हैं। मार्केट में अगर उसका रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो कोई मशीन हम खरीदें और 10,000 रुपए का मशीन आज के डेट में खरीदे और वो मशीन कल का रेट में हो गया 12,000 रुपए का, तो हम लेखा 12,000 रुपए का नहीं करेंगे। कितने का करेंगे? 10,000 रुपए करेंगे। जितना हमने कोस्ट दिया है उतना ही लेखा आपको करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कोस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या बताता है? कि जितना भी लेन देन होता है उसको हम लोग 2 पक्ष में लिखते हैं, एक डेबिट पक्ष में और एक क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। उसके बाद है आपका मिलान अवधारणा, यानी कि आगम व्यय मिलान अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? समय समय पर कितना आपका क्या बोलते हैं? एक्चुअल लाभ जानने के लिए कितना खर्च किए और कितना इनकम हुआ, ये दोनों को कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताता है? कि देखो, इसमें लिखता है कि आय को उस समय दर्ज किया जाता है जब उसे अर्जित किया जाता है, ना कि तब जब पैसा प्राप्त होता है। उसे एक्रुअल का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी आय अगर हमारा हो रहा है तो हम उसका लेखा तब करेंगे जब हमको क्या होता है? अर्जित हो जाता है, ठीक है। जब पैसा प्राप्त होता है उस समय नहीं अर्जित हो गया तो हम लोग उसका लेखा कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? जैसे काम
कमा लिया हम लोग उसको लेखा कर लेते हैं। हाँ, जैसे क्या है कि अगर आपने 25 मार्च को माल बेचा और पैसा है 5 अप्रैल को मिला, तो यह आय 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की आय मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है आपका 9 नंबर कॉन्सेप्ट्स में है उपार्जन अवधारणा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स। एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, सुन लीजिए थोड़ा। यह आगम मान्यता से मिलती जुलती अवधारणा है, जो पढ़े ना, उससे ये अवधारणा क्या है, मिलता जुलता है। इसमें समय समय पर होने वाले उन खर्चों और आय को दर्ज किया जाता है जो नगद में प्राप्त या भुगतान नहीं हुए हैं लेकिन संबंधित अवधि में है, जैसे बकाया वेतन, अर्जित व्यय आदि। ठीक है। जैसे मान लो कि एक फाइनेंशियल ईयर हम लोग ले लेते हैं 31 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब उस बीच में हमको रूम का रेंट देना है। ठीक है। प्रत्येक माह 100 रुपए, तो पूरे साल में हमको कितना देना है, 1200 रुपए। और हम जो है वो पूरे साल में केवल 1000 रुपया ही दिए, तो 2000 रुपया इसी साल से रिलेटेड है। तो जो भी खर्च इस साल से रिलेटेड रहेगा या जो भी खर्च इस साल से रिलेटेड इनकम रहेगा, उसको हम लोग इस साल में लिखते हैं। यही हमारा क्या बताता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोलता है, लेखांकन को केवल लाभ हानि ही नहीं दिखानी चाहिए बल्कि उन सभी आवश्यक सूचनाओं को भी दिखाना चाहिए जो उपयोगकर्ता, निवेशकों, लेनदारों को निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है। केवल हम लाभ हानि बता देंगे तो इससे हमारा काम नहीं हो जाएगा, बाकी वो सूचनाएं भी देना चाहिए जिससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेनदार होते हैं, उनको अपने निर्णय लेने में मदद हो। ठीक है। जैसे कंपनी की नीतियां, कंपनी की क्या नीति है, संभावित मुकदमों आदि को फुटनोट ये तलहटी टिप्पणी में दिखाया जाता है। ठीक। उसके बाद है 11 नंबर एकरूपता या समयकुलता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। एक बार अपना ली गई लेखांकन विधि, जैसे मूल्य ह्रास निकालने की विधि को हर साल लगातार अपनाया जाना चाहिए। इससे अलग अलग वर्षों के परिणाम की तुलना की जा सकती है। जैसे डिप्रिसिएशन का हम लोग अलग अलग मेथड पढ़े हैं, तो कभी हम लोग SLM यूज कर देंगे, कभी आपका क्या बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर देंगे, तो कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कंपेयर सही से हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई मेथड जो भी पकड़ लिए, जो भी यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसी मेथड को हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, बार बार हम उसी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद है आपका रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट्स। क्या बताता है यह, तो यह एक सतर्कता का सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि संभावित लाभ की उपेक्षा संभावित हानि के लिए तैयार करना चाहिए, यानी अनिश्चितताओं को कम आंकने की बजाय वास्तविक रूप में दिखाना। जैसे मान लो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना, कि स्टॉक का जब वैल्यूएशन करते हैं तो क्या देखते हैं कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगा हम उसको दिखाते हैं। ठीक है। मतलब संभावित जो हमको लॉस दिख रहा है उसको हम लिखेंगे, प्रॉफिट को नहीं दिखते हैं। उसके बाद है आपका शायद ये लास्ट ही है, इसके बाद है सरलता की अवधारणा, मेटलिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अब मेटलिटी कॉन्सेप्ट्स में क्या बताता है कि इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं मदों को अलग से दिखाया जाना चाहिए जिसका आकार या महत्व इतना बड़ा है कि उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सके। जैसे छोटी मोटी वस्तुओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग पॉइंट में कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि जरूरत नहीं है उसका। ठीक है। लेकिन अगर उससे प्रभावित हो सकता है तो हम उस पॉइंट को दिखाते हैं। जैसे बोलता है कि एक बड़ी कंपनी के लिए 100 रुपए का पेन खरीदा। ठीक है। सारहीन है, किंतु सारहीन है, इसे खर्च स्टेशनरी में लिख दिया जाता है, भले ही संपत्ति है, क्योंकि इसे दिखाने का कोई खास महत्व नहीं है। तो ये हमारा क्या था, मेटलिटी यानी कि सारता की अवधारणा। ठीक है। बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग देखेंगे MCQ इससे रिलेटेड। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, पूरा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब कॉन्सेप्ट्स के बाद इसका देखते हैं इससे रिलेटेड MCQs। ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा अपना। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखता है, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट्स प्रोप्राइटर यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। सुन लीजिए ध्यान से, ऑप्शन आपको पता है ना, दोबारा सुनिए फिर भी। यहाँ लिखता है अवधि की अवधारणा, ठीक है, अस्तित्व की अवधारणा, सारता की अवधारणा और एकरूपता की अवधारणा, यानी कि प्रीडोसिटी कॉन्सेप्ट से, इंटिटी कॉन्सेप्ट से, मैटरलिटी कॉन्सेप्ट से और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलता है किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, मतलब उससे अलग माना जाता है। किस कॉन्सेप्ट में होगा? प्रीडोसिटी कॉन्सेप्ट से, इंटिटी कॉन्सेप्ट से, मैटरलिटी कॉन्सेप्ट से और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट्स।
अभी फर्स्ट में तो यही पढ़े थे हम लोग कि व्यवसाय अलग है, उसका ऑनर अलग है, इसलिए तो व्यवसाय का जो ऑनर पूंजी लगाता है उसको व्यवसाय लायबिलिटीज के जैसे मानता है कि उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है आदत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? आदत व्यय जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट्स? पहला है आपका मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स, उपार्जन अवधारणा, इक्वल कॉन्सेप्ट्स, और चालू स्थिति की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। इसमें होगा इक्वल कॉन्सेप्ट्स। अभी तो जस्ट बताया था ना कि जो भी खर्च इस साल से रिलेटेड रहेगा, भले आपने नहीं किया है, या जो भी इनकम जो इस साल आपको मिलना था भले आपको नहीं मिला है, हम इसी साल दिखाते हैं तभी हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारा क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो ये कॉन्सेप्ट्स कौन बताता है आपको? एक्यूरल कॉन्सेप्ट्स बताता है, यानी कि उपार्जन अवधारणा बताता है। इसीलिए हम आपको पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट्स बता दिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? कन्वर्जिटिज्म कॉन्सेप्ट से, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट से। हिंदी में भी सुन लीजिए, रूढ़िवादिता का सतर्कता अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, चालू स्थिति अवधारणा, एकरूपता अवधारणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट्स, रूढ़िवादिता या सतर्कता की अवधारणा, कि निकट भविष्य में जो लॉस दिख रहा है हम उसको मान के चलते हैं, प्रॉफिट को भले मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 4 में क्या बोलता है? उपार्जन की अवधारणा आधारित है। उपार्जन की जो अवधारणा आधारित है, यानी कि इक्वल कॉन्सेप्ट्स इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट से, कोस्ट कॉन्सेप्ट से, मैचिंग कॉन्सेप्ट से, और नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा होगा? इक्वल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन किस पे है? डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स, कोस्ट कॉन्सेप्ट्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स, और नन ऑफ दीज, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट से आधारित है ये? मैचिंग कॉन्सेप्ट से। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है? आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, और फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। गुड, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है किसी अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। किस अवधारणा के अनुसार? ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स, मैटरलिटी कॉन्सेप्ट्स, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स, और मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। नहीं, अभी तो जस्ट बताए थे एक जैसा मेथड को यूज करेगा। सर डिप्रिसिएशन अभी लगा दिए हम फिक्स्ड वाला, तो अगले साल भी फिक्स्ड ही लगाना है, अगले साल भी फिक्स्ड ही लगाना है। तो ये था आपका कंसिस्टेंसी, एक रूपता, एक जैसे एक समान चलना चाहिए। ठीक है, फिर बोलता है द्विपक्षीय अवधारणा में एज पर डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स इन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोहलर ने कितने प्रकार के एकरूपता का वर्णन किया है? 3, 4, 2 और 5। कितना किया है? 3। वेरी गुड। कौन कौन सा याद है? नहीं याद है पर आंसर याद है। ठीक है, अभी यही याद रखिए। बोलते हैं लागत लेखांकन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कोस्ट कॉन्सेप्ट्स, संपत्तियों का लेखांकन बाजार मूल्य पर होता है। अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑन मार्केट वैल्यू। संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य पर होता है। अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑन कॉस्ट प्राइस। संपत्तियों का लेखांकन बाजार व लागत मूल्य पर जो कम हो उस पे होता है, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑन मार्केट एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लो, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू द कोस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, यानी कि लागत लेखांकन के अनुसार, नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया उसके अनुसार लेखा कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संपत्तियों का लेखांकन बाजार मूल्य पर करते हैं, संपत्तियों का लेखांकन लागत मूल्य पर करते हैं, संपत्तियों का लेखांकन बाजार और लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। गलत। संपत्तियों का लेखांकन पूछ रहा है, ना कि स्टॉक का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है?
बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक के बारे में बोलेगा तब याद रखिएगा कि एसेट, ये मार्केट और कॉस्ट दोनों में से जो कम रहेगा हम उस पर लेखा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर। लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर अकाउंटेंट्स, फॉर ऑडिटर्स और ऑल ऑफ दीज। ये सबके लिए, All of these. ये सबके लिए होगा। उसके बाद बोलता है चालू अवधारणा की मान्यता से आशय है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ गोइंग कंसर्न इज बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस और नन ऑफ दीज। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, है ना। उसके बाद बोलता है सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज डन, गुड आर डिलीवर्ड, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड और कैश इज रिसीव्ड। फिर से सुन लीजिए, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्पाद हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन हो जाता है तब लेखा कर लेते हैं, नहीं करते हैं। माल की सुपुर्दगी दी जाती है तब करते हैं। और वस्तुओं का आदेश मिलता है और वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए, गैप का फुल फॉर्म क्या है? GAAP, गैप। पहला ऑप्शन है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसी, मतलब पहले प्रिंसिपल बोल दिया तो अभी पॉलिसी। उसके बाद बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन और नन ऑफ दीज। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर। आप सुनिए, लेखांकन ... के कारण गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा नहीं कर सकता है। ठीक है, लेखांकन ... के कारण गैर वित्तीय लेन देनों का लेखा नहीं कर सकता है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, गिविंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। गुड। किस अवधारणा के अनुसार उन लेनदेनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जा सकता है? किस अवधारणा के अनुसार उन लेनदेनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए? Which concepts requires that those transactions which can be expressed in term of money should be recorded in the books of accounts? पहला ऑप्शन है ये व्यवसायिक इकाई, बिजनेस एंटिटी। दूसरा ऑप्शन है द्विपहलू अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट्स। तीसरा ऑप्शन है मनी मेजरमेंट, यानी कि मुद्रा की माप, और इनमें से कोई नहीं। मनी मेजरमेंट यानी कि मुद्रा की माप। उसके बाद है 16 नंबर, मिलान की लेखांकन अवधारणा का आशय है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैचिंग मीन्स। अवधि के लिए लाभ का मिलान विक्रय आगम से होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विथ द सेल्स रेवेन्यू। फिर लिखता है अवधि के लाभ का मिलान निवेश से होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विथ इन्वेस्टमेंट। एक अवधि के व्ययों का मिलान दूसरी अवधि के व्ययों के साथ होना चाहिए। एक्सपेंस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंस ऑफ अनदर पीरियड। और लास्ट है एक अवधि के व्ययों का लेखांकन उसी अवधि के आगम से होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अवधि के लाभ का मिलान विक्रय आगम से होना चाहिए।